Good morning, student. In previous video, we start relation between controlling and planning. Controlling and planning are interdependent and interrelated activities. दोनों जो कंट्रोलिंग और प्लानिंग है वो इंटरडिपेंडेंट है, इंटररिलेटेड है. प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोल एंड कंट्रोल इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. ये हमने रीड कर लिया था कि प्लानिंग हमारा मीनिंगलेस है अगर हमारी कंट्रोलिंग नहीं है, और कंट्रोलिंग हमारा ब्लाइंड है विदाउट द प्लानिंग. बिकॉज जो प्लानिंग होता है वो फ्यूचर का वर्क करने के लिए व्हाट टू डू, whom टू डू, हाउ टू डू हम डिसाइड करते हैं, व्हेन टू डू. और कंट्रोलिंग में हम ये मेज़र करते हैं कि वर्क का परफॉर्मेंस एज़ पर स्टैंडर्ड है या नहीं है. If there is a deviation between standards and actual performance, then we find out the reason and taking the corrective action. ये हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है. तो हम कंट्रोलिंग पॉसिबल कब है? जब हमने कुछ प्लान करके रखा है, हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना के रखे. विदाउट स्टैंडर्ड मेकिंग वी कांट कंट्रोल इन आवर इंटरप्राइजेस एंड कंट्रोल इज़ ब्लाइंड. इफ़ अगर हमने प्लानिंग ही नहीं की है तो हम कंट्रोलिंग का बेस नहीं रहेगा हमारे पास में. तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज़ इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़. देन नाउ वी स्टार्ट इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. कैसे इंटरडिपेंडेंसी है प्लानिंग और कंट्रोलिंग की एक दूसरे पर. फर्स्ट, कंट्रोलिंग इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ यूजलेस. जो हमारा कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग पर बेस्ड है, और प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ यूजलेस. और प्लानिंग के बगैर कंट्रोलिंग नहीं हो सकती. बिकॉज अगर हमने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाए हैं तो हम लेबर का, एम्प्लॉयज़ का, सुपरवाइज़र का जो वर्क है उसका मेज़रमेंट हम पॉसिबल नहीं कर सकते. हम ये नहीं बता सकते कि हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिज़ायर परफॉर्मेंस से कुछ डेविएशन है. तो उसके लिए हमको सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड्स बनाना पड़ेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ेंगे, प्लानिंग करना पड़ेगा. देन सेकंड पॉइंट, बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग. दोनों क्या है? दोनों में हम बैकवर्ड लुकिंग यानी प्लानिंग भी जब हम करते हैं तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसका जो डाटा है, उसका जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसका बेस पर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं. कंट्रोलिंग भी हमने जो प्लानिंग की है, प्लानिंग को देखते हैं कि हमने जो बैकवर्ड लुकिंग है, हम पीछे देखते हैं कि हमने प्लानिंग क्या की थी. और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस से फ्यूचर के लिए पॉलिसी फ्रेम करते हैं. तो दोनों एक्टिविटी में कॉमन है कि हम बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों जो एक्टिविटीज़ है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों हैं. दोनों में हम पास्ट को एनालिसिस करते हैं और फ्यूचर के लिए पॉलिसीज़ मेकिंग करते हैं. तो सेकंड पॉइंट इज़ कंप्लीटेड. थर्ड, प्लानिंग इज़ अ प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग इज़ इवैल्यूएटिव प्रोसेस. कंट्रोलिंग में हम वैल्यूशन करते हैं कि वर्क जितना हमने स्टैंडर्ड बनाया था उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क हुआ या नहीं हुआ. और प्लानिंग में हम प्रिस्क्रिप्टिव बनाते हैं, प्रोसेस बताते हैं कि हमको इस ईयर में, इस मंथ में, इस वीक में कैसे वर्क करना है. बोथ एम एट गोल कंप्लीशन. दोनों एक्टिविटीज़, कंट्रोलिंग का भी एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अटेन हो, और प्लानिंग का भी जो गोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अटेन हो. तो दोनों गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ है. फिफ्थ, विदाउट कंट्रोल प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस. अगर हमने कंट्रोल नहीं करा तो हमारा प्लानिंग मीनिंगलेस है. The interdependency can be better understood by a statement given by Kuntz O'Donnell. Kuntz O'Donnell ने एक स्टेटमेंट दिया, कंट्रोलिंग लाइक प्लानिंग इज आइडियली फॉरवर्ड लुकिंग and the base kind of managerial control corrects deviation from plan before they occur. जो हमारा मैनेजरियल कंट्रोल, अगर हमारा प्लान में कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान कोई डेविएशन आ रहे तो उनको करेक्ट करना इससे पहले कि वो
डेविएशन आ जाए तो उन डेविएशन को देख करके उन डेविएशन को रेमेडियल करना, दैट इज़ द कंट्रोलिंग। बी, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट, प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग वाइल कंट्रोलिंग इज़ बैकवर्ड लुकिंग। जो एक्सपर्ट है वो दोनों में डिफरेंस बताते कि प्लानिंग में हम फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचर को देखते हैं और कंट्रोलिंग में हम पीछे देखते हैं कि हमने जो प्लान किया था, प्लान के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क हुआ या नहीं हुआ। एज प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन इन प्रेजेंट टाइम टू डिसाइड वॉट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर। हम प्रेजेंट टाइम में प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए कि क्या करना है। एंड कंट्रोलिंग कंपेयर द एक्शन टेकन इन प्रेजेंट विथ स्टैंडर्ड सेट इन पास्ट। जो कंट्रोलिंग है, हम प्रेजेंट का जो हमारे एक्शन से उनको हम जो पास्ट में स्टैंडर्ड हमने बनाए हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं। तो एक्सपर्ट दोनों में डिफरेंस बताते, प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज़ बैकवर्ड लुकिंग। और वही एक्सपर्ट जब हम इसकी इंटरडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो दोनों को बताते हैं कि बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बोथ आर लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग, तो दोनों में। देन थर्ड, सेकंड पॉइंट, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप वाइल कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। इन फर्स्ट चैप्टर वी स्टडी मैनेजरियल फंक्शन। तो मैनेजरियल फंक्शन में फर्स्ट जो मैनेजर का फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। अगर हम कहीं के मैनेजर हैं तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं और लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है कंट्रोलिंग का। सबसे पहले प्लानिंग, then organizing, then staffing, then directing and then controlling. तो controlling is the last step and planning is the first. The steps of management are fixed. It is not possible to control units and unless an organization plan something. Third, planning flows downward while controlling flows upward. प्लानिंग का जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड, यानी प्लान बनाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ और टॉप मैनेजर्स, और वो जो प्लान है वो एक इंडस्ट्री में ऊपर से नीचे वर्कर्स तक आते हैं। और कंट्रोलिंग फ्लोज अपवर्ड, कंट्रोलिंग का जो फ्लो होता है वो अपवर्ड होता है। लेबर को सुपरवाइज़र कंट्रोल करता है, सुपरवाइज़र को लोअर लेवल मैनेजर करते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स को मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स को कंट्रोल टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं। तो प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड एट टॉप लेवल एंड एग्जीक्यूटेड एट मिडिल लेवल, लोअर लेवल बाय द मैनेजर एट दिस लेवल्स। प्लान जो है वो फॉर्मुलेट कहाँ पर होते हैं? टॉप लेवल पर, और उनको एग्जीक्यूट होता है मिडिल और लोअर लेवल पर। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज़ वाइल दे आर परफॉर्मिंग टास्क। कंट्रोलिंग में जो सुपरवाइज़र होता है वो एम्प्लॉयज़ को के परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करता है। द एक्शन आर कंपेयर विद स्टैंडर्ड एंड द रिपोर्ट आर सेंड टू अपर, और उनकी एक्शंस को कंपैरिजन करता है और उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स को ऊपर भेजता है। टॉप में लेवल मैनेजर्स हैंस इट्स फ्लो अपवर्ड। तो कंट्रोलिंग का फ्लो अपवर्ड होता है और प्लानिंग का फ्लो डाउनवर्ड होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम होता है इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, या रिलेशन बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो आपको यहाँ से ये जो पॉइंट्स है इनसे रिलेटेड आपको आंसर अपना फ्रेम करना है। Students, now we start our very IMP topic, controlling process. कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या होती है? मैनेजरियल कंट्रोल इज दैट प्रोसेस अंडर विच द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क आर डिसाइडेड बिफोर द एक्चुअल वर्क इज़ परफॉर्म। जो मैनेजरियल कंट्रोल है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्टैंडर्ड पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, एक्चुअल वर्क के परफॉर्मेंस के पहले, काम नहीं हुआ है उसके पहले ही हम स्टैंडर्ड सेटअप कर लेते हैं आफ्टर द एक्चुअल वर्क। और फिर जब हमारा एक्चुअल वर्क हो जाता है, इट्स कंपेयर विद द स्टैंडर्ड, हम उसको स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते
If there is a difference, the causes of these differences are found out and the corrective action is taken. In this way, there are 5 chief steps in the controlling process which are as under. कंट्रोलिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स होती है. फर्स्ट, सेटिंग स्टैंडर्ड. सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से मेजरमेंट करते हैं. कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड. आइडेंटिफाई द डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव डिसीजन. तो वेरी इजी प्रोसेस. जो हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बनाते, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते कि हमने कितनी यूनिट्स बनाई. हमने टारगेट रखा था कि हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, हमारी एक्चुअल यूनिट बनी है 9,500. तो टारगेट बनाना इज़ द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम देखते हैं कि हमने पूरे ईयर में कितना अचीव किया, हमारा आउटपुट क्या था, हमारा रेवेन्यू क्या था. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते, देन दोनों को कंपैरिजन करते. फिर आइडेंटिफाई द डेविएशन. डेविएशन को आइडेंटिफाई करते एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन. तो जो डेफिनेशन हमने स्टार्ट करी थी फर्स्ट डे को, उसी डेफिनेशन से हमारे स्टेप्स बन रही है. अब इन्हीं स्टेप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट है हमारा सेटिंग स्टैंडर्ड्स. स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज सेटिंग स्टैंडर्ड. इन रियलिटी, डिटरमाइनिंग और सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड इज डन अंडर द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ प्लानिंग, बट इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस. ये जो हमारा सेटिंग को, जो हम स्टैंडर्ड को जो सेट करते हैं, ये काम हमारा प्लानिंग में ही हो जाता है, बट प्लानिंग का काम हमारे कंट्रोलिंग की फर्स्ट यूनिट है. द स्टैंडर्ड फ्रॉम द बेसिस अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर. ये वो स्टैंडर्ड होते हैं जिसके बेसिस पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते. वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड, द एक्सपेक्टेड रिजल्ट शुड बी स्टेटेड इन द क्लियर. कैसे होना चाहिए जब हम स्टैंडर्ड बनाते, तो जो भी हमारे, जो हम सोचते हैं एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट कि हमारा ये आउटपुट होना चाहिए, तो वो क्लियर होना चाहिए. अगर वो क्लियर नहीं होगा तो हम उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेज़र नहीं कर पाएंगे. तो हमारे जो प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए. टर्म्स सो डैट द पर्सन कंसर्न अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली. बिसाइड द स्टैंडर्ड्स शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल. दे शुड बी नाइदर टू लो और नॉट टू हाई. स्टैंडर्ड्स ना तो बिल्कुल हाई होना चाहिए कि हमने ऐसे स्टैंडर्ड्स बना लिए जो अचीव करना पॉसिबल नहीं है, या हमने ऐसे स्टैंडर्ड्स बना लिए जो इजीली अचीव हो जाएंगे. तो स्टैंडर्ड्स ना तो टू लो होना चाहिए, ना तो टू हाई होना चाहिए. सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. सेकंड स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्लानिंग, कंट्रोलिंग इज मेजरमेंट. हम मेजरमेंट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का कि हमने पूरे ईयर में या पूरे टाइम में हमने कितना परफॉर्मेंस किया. द सेकंड स्टेप इज़ द कंट्रोल प्रोसेस इज़ द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. These steps involve measuring actual performance of various individuals, groups or units for comparing it with the standards. The performance should be properly measured and recorded so as to avoid any confusion. जो भी हम परफॉर्मेंस को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हैं, वो हमारा प्रॉपरली मेज़र होना चाहिए और रिकॉर्डेड होना चाहिए. रिकॉर्डेड होगा, प्रॉपर होगा, तभी हम उसका कंपैरिजन कर पाएंगे. तो नेक्स्ट स्टेप इज़ पॉसिबल व्हेन द मेजरमेंट of actual performance is correct. These would make the task of comparing actual performance with the desired performance or standards quite easy. तो हम उसको easily measure कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड. हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से कंपेरिजन करते हैं. इन द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर विथ द स्टैंडर्ड्स. Comparison becomes easy and effective if the standards are clearly defined
एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ प्रॉपरली मेजर। हमारा जो कंपैरिजन जब भी पॉसिबल है, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है वो क्लियर है और जो हमने मेज़रमेंट किया है वो प्रॉपर है। अगर ये दोनों सही होंगे तो हमारा कंपैरिजन राइट होगा। द यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन स्टेटेड इन रुपीज़ और नंबर्स और पीसेस और एनी अदर यूनिट। जो हमने प्रोडक्शन बनाया है उसको हम या तो रुपीज़ में, पीस में या यूनिट्स में मेज़र करेंगे, शुड बी सेम। अगर यहाँ पर हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो रुपीज़ में बनाया है तो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेज़रमेंट होना चाहिए वो भी रुपीज़ में होना चाहिए। अगर हमने स्टैंडर्ड सेटअप करें रुपीज़ में और हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करा यूनिट्स में, तो क्योंकि यूनिट्स इनकी सेम नहीं है तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। Should be same for standard and actual performance. It is also important to note that while comparing performance, managers should concentrate mainly on those matters which are major deviation are noted, whereas the minor deviation can be ignored. जो मेजर डेविएशन है उनको हमको इन्वॉल्व करना चाहिए और माइनर डेविएशन को हमको इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड, comparison of actual performance with standard is possible when the standard are setting clearly and measurement is properly। and same units में हमने standard बनाया है और same units में हमने actual performance को measure किया है, then comparison is possible and effective। now the fourth स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज़ आइडेंटिफाइंग द डेविएशन। जब हमने कंपैरिजन करा है तो कंपैरिजन से हमको क्या निकल के आता है, डेविएशन। वाइल कंपेयरिंग एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस द मैनेजर हैज़ टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। जब वो कंपैरिजन करता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड का तो उसको डेविएशन फाइंड होता है। द एक्सटेंट टू बी विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड शुड बी क्लियरली हाईलाइटेड। अगर कोई डेविएशन आ रहे हैं तो उनको हाईलाइटेड करना चाहिए। माइनर डेविएशन कैन बी इग्नोर बट ऑल मेजर डेविएशन मस्ट बी थ्रूली एनालाइज्ड कैन बी कॉजेज थ्रू द फाइंड आउट। जो भी हमारे माइनर को इग्नोर करना चाहिए, मेजर डेविएशन को हाईलाइट करना चाहिए और उनका कॉजेज़ को फाइंड आउट करना चाहिए कि डेविएशन क्यों हुआ इंडस्ट्री में। देन fifth, taking corrective action. If there are deviation, the final step in the process of control of taking corrective action to avoid it happening again in future। तो हमको corrective action लेना चाहिए जिससे कि future में वो repeat ना हो। This may involve modification of plans and standard। क्या करना चाहिए हमको, प्लान और स्टैंडर्ड को मॉडिफिकेशन उनको सुधारना चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्यूटीज़ को बदलना चाहिए, रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्लियरिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। इट मे ऑल्सो बी नेसेसिटेड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। हमको अगर हमारे परफॉर्मेंस में डेविएशन आ रहे हैं उसके कॉजेज़ को ढूंढा तो हमको अपने एम्प्लॉयज़ को और ट्रेन करना चाहिए, हमको अपने सिलेक्शन की प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहिए, हमको न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए और अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो फुल इफ़िशियंसी पर मोटिवेट होकर के वर्क करें। तभी हमारे जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जो स्टैंडर्ड्स को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्लोज लाती है। तो दैट इज़ द अवर स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा वेरी आइम्पिक टॉपिक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फर्स्ट, एक्शन मस्ट बी टेकन आफ्टर द चेकिंग डेविएशंस। सेकंड, resulting of standard in wrongly set earlier, no delay in corrective action. Fourth, if required, change in policies and procedure must be done. Fifth, special attention to be paid to positive deviations। जो हमने करेक्टिव एक्शन लेते समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, एक्शन मस्ट बी टेकन आफ्टर चेकिंग डेविएशन। एक्शन जब ही लेना चाहिए जब हमने डेविएशन को चेक कर लिया। रीसेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड,
हमने स्टैंडर्ड को रीसेट करना चाहिए अगर वो रॉन्गली सेट हो गए। नो डिले इन करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन में कोई डिले नहीं करना चाहिए। इफ़ रिक्वायर्ड चेंज इन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर मस्ट बी डन, अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो हमको पॉलिसीज़ और प्रोसीजर में चेंज कर देना चाहिए। स्पेशल अटेंशन टू बी पेड ऑन पॉजिटिव डेविएशन, अगर डेविएशन पॉजिटिव है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उससे ज़्यादा अगर परफॉर्मेंस है तो उस पर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। टुडेज टॉपिक इज़ फिनिश।